हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में कराऊंगा जिससे कि 10th क्लास तो पूरा कवर हो जाएगा, 11th क्लास का भी थोड़ा सा इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 11th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और CBSE और ISC ये दोनों ही बोर्ड को कवर करता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, फिर एक डिग्री 1 का टर्म होता है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 5 हो जाएगा और c इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जितने भी टाइप के बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम्स में टेस्ट में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक एक करके सारा डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे स्टार्ट होता है ये। ओके, तो सबसे पहले ये इसका सोल्यूशन है। एक फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक फॉर्मूला है हमारा x निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। इन्हीं में से हम किसी भी एक को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा बोल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट d/2 है तो बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट d/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस की कोई बात नहीं, किसी भी एक वैल्यू को अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तब जाकर के तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको भी लिख देता हूँ। ये एक जगह पे तुम्हारा सारा ये हो जाएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। अब ये देखो ये क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब डी से उसका रिलेशन है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी, ओके, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, फर्स्ट इफ d is equal to 0, roots are real and equal। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल को और कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स और क्या बोलेंगे, और रिपीटिंग रूट्स। ठीक है, सो इफ d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों है वो यहां पे समझाता हूं। देखो जैसे फर्स्ट आंसर, एक आंसर है माइनस बी प्लस रूट d/2 है। अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो तुम जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो माइनस बी में उसको प्लस 0 करो या माइनस बी से माइनस 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आएगा सिर्फ माइनस b/2 है, एक ही आंसर आएगा। दैट मीन्स कि उसको तुम दो बार भी बोल सकते हो, माइनस b/2 है कॉमा माइनस b/2 है, मतलब रूट्स आर रिपीटिंग। इसीलिए लिखा हुआ है कि इफ d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल और कोइंसिडेंट रूट्स और रिपीटिंग रूट्स। ये हो गया नेचर ऑफ द रूट्स का फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, जैसे मान लो तुमने d निकाला, उसका आंसर 25 आ गया तो वो ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है,
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। ओके, अब देखो जैसे मान लो कि डी का आंसर डी का आंसर 25 आ गया, ठीक है, तो एक आंसर -b + 5/2 होगा और दूसरा आंसर -b - 5/2 होगा। तो ये दोनों आंसर तो डिफरेंट हो गए ना, एक बार 5 ऐड हो रहा है किसी नंबर में और एक बार 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, क्लियर है। थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, यानी कि d की वैल्यू तुम निकाल रहे हो और अगर वो नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी, इसे हम और क्या बोलते हैं, और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यानी कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर इमेजिनरी आएगा। तो 10th क्लास में तो हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालने होते हैं, वो 11th क्लास में निकालना होता है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये करेंगे कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे देयर आर नो रियल रूट्स और वहीं पे वो क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इसके बेस पे ये नोट कर लो, अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अब करके दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के मेथड से। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर हमें सॉल्व करना होता है। तो मैं एक क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से और वही क्वेश्चन फॉर्मूले से करके तुम्हें दिखाता हूँ, दोनों का आंसर मैच करके। ठीक है, चलो ओके। सो क्वेश्चन है सॉल्व, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ये है 3x² - 7x और +4 = 0। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसे दो मेथड से करेंगे। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, जो तुमने पहले भी सीखा हुआ है 9th वगैरह में। ओके, तो फर्स्ट मेथड फैक्टर, ओके, फैक्टर मेथड। ओके, चलो, तो इसमें देखो क्या करना होता है, मिडिल, जैसा कि नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो ये मिडिल टर्म है, तो इसको मिडिल टर्म यूज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक के जो टर्म्स है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे पहले पावर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1 का टर्म, x का पावर 1 का टर्म, और फिर कांस्टेंट। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन घुमा करके आता है, जैसे ये क्वेश्चन को ना ऐसे लिख करके देंगे 3x² + 4 और -7x = 0। अगर ऐसे देंगे तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करोगे, इसको पहले रीअरेंज करोगे। रीअरेंज यानी कि पहले इस वाले फॉर्म में लिखोगे। जब इसमें लिखोगे तो 3x², उसके बाद तुम लिखोगे -7x और +4 को बाद में लिखोगे = 0, और फिर ये बन जाएगा और फिर तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके। तो अब इसको देखो कैसे करना होता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक जो डिग्री 1 टर्म है, यानी कि x का पावर 1 वाला टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हमें 2 नंबर में स्प्लिट करना है, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो इसके 3 और 4 के बराबर, यानी कि 12 के बराबर आ जाए। और ऑब्वियसली जब ऐड करेंगे तो वो -7 है। तो यहाँ पे साइड में मैं इसको लिख देता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर = -7, और जो इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट = 4 × 3 यानी कि 12। ठीक है, तो अब देखो हमें ये रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर ऐसा लो जिसका सम -7 है और प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव 12 है। अब एक और चीज़, पहले वाला, अगर हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो ये दो इसके सिचुएशन है, या तो दोनों नंबर जो तुम ले रहे हो वो नेगेटिव हो ताकि माइनस × माइनस मिलके प्लस हो, या फिर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव × पॉजिटिव जब 2 प्लस मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस ही होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें माइनस लेना है कि प्लस लेना है।
ये वाला नंबर नेगेटिव है, यानी कि हमें उन दोनों नंबरों को नेगेटिव लेना है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो जो ये -7 है, -7 इसे हम लिखेंगे -3, -4। ये देखो ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। -3 और -4 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। और जब -3 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। चलो अब करते हैं इसको। सो 3x² -7x + 4 = 0। दिस implies 3x² -3x -4x + 4 = 0। दिस इम्प्लाइज, अब ये दो टर्म को तुम एक साथ रखो और ये दोनों टर्म को एक साथ रखो। इधर से 3x को कॉमन निकालो। कॉमन जब हम निकालते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि हर एक टर्म से डिवाइड करना। तो इसको अगर तुम 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा, माइनस 3x जो भी कॉमन निकाला हुआ है उससे हर एक टर्म को डिवाइड करना है। तो अब 3x/3x करोगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 1, ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों को हमें करना है। तो इन दोनों देखो, जब पहला नंबर नेगेटिव होता है ना तो हमें माइनस को कॉमन ले लेना चाहिए। तो माइनस कॉमन हुआ, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। ये देखो 4 भी कॉमन हो गया। अब इसमें ब्रैकेट लगाओ। अब जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि हम जो भी चीज़ कॉमन निकालते हैं उसे हर एक टर्म को डिवाइड करते हैं, तो मैंने -4 इन दोनों टर्म से निकाला है। तो अब -4x को -4 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, और +4 को -4 से डिवाइड करोगे तो प्लस इंटू माइनस या प्लस अपॉन माइनस वो माइनस ही होगा। तो ये माइनस आ गया और यहाँ पे 1 आ गया = 0। ये ध्यान रखना कि जब तुम मिडिल टर्म से या किसी भी तरीके से जब फैक्टर करते हो ना तो ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम ही चीज़ आनी चाहिए, तभी तुम अगले स्टेप में मतलब x - 1 को पूरी तरह से फैक्टर करोगे। अब ये फैक्टर हो गया। अभी फिर से वही वाला रूल कि हमारे पास अब दो टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। अगर तुमने x - 1 को कॉमन निकाला है तो अब इस पूरे को जब x - 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3x। तो यहाँ पे हो गया 3x, और इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4 = 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। 0 कब आता है, जब किसी भी नंबर को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब अगर ये फैक्टर 0 हुआ और ये नहीं हुआ तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। और दूसरा केस, ये इसका आंसर 0 हुआ और ये 0 नहीं भी है तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं कि एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। तो व्हेन x - 1 = 0, तो x - 1 = 0 इम्प्लाइज x = 1। ये एक आंसर हो गया। एंड दूसरा केस 3x - 4 = 0, सो दिस इम्प्लाइज x = 4/3। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, ऐसे लिखो लास्ट में, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 1, 4/3। ठीक है, ये इसका अब फुल एंड फाइनल इसका आंसर है ये। आई होप कि ये पूरा तुम्हें मेथड समझ में आया होगा। आंसर देखो क्या है, 1 और 4/3। अब हम इसे क्वाड्रेटिक के मेथड से करेंगे, और मैं यहाँ पे साइड में, तो इसका जो आंसर आया हुआ है वो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ ताकि जब हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से अब करने जा रहे हैं तो हम लास्ट में वेरीफाई कर सकें। सो हमारा सॉल्यूशन आया हुआ है x = 1, 4/3। 4/3। ये लो, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब मैं इसे मिटा के इसको फॉर्मूले वाले मेथड से मैं करता हूँ। सेकेंड मेथड, यानी कि फॉर्मूला मेथड। ओके, तो फॉर्मूला मेथड में क्या है, ये देखो, सिंस 3x² - 7x + 4 = 0, दिस इम्प्लाइज, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें d निकालना चाहिए। d कितना होता है, b² - 4ac। तो पहले abc को यहाँ से सिलेक्ट कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे सिलेक्ट करते हैं।
a इक्वल टू 3 यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, b इक्वल टू यानी कि डिग्री 1 का कोफिशिएंट, तो डिग्री यानी कि x का पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो -7 है। ध्यान रखना हमें साइन को भी यूज करना होता है, साइन को भी लेना होता है। सिर्फ 7 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तुम्हें x का कोफिशिएंट यानी कि -7 लिखना है। तो b इज इक्वल टू -7 और जो उसके बाद जो भी टर्म बच गया बस उसमें x नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 4। तो c इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा हो गया। तो अब क्या निकालना है, देयरफॉर d इज इक्वल टू, सबसे पहले हम d निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि चलो अब इसकी वैल्यू को पुट करो, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। चलो इसका आंसर निकालते हैं। अब -7 का स्क्वायर 49 और 4 3 जा 12 4 जा 48, तो ये हो गया 1। जो d की वैल्यू है वो 1 आया। तो इसमें कुछ चीज़ें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ये जो 1 है वो ग्रेटर दैन 0। अब जब ग्रेटर दैन 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ओके, अब देखो कैसे आएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बताया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखो जो लोग ना डायरेक्टली यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं वो सारे लाइनों में ये और ये जो एक्स्ट्रा टर्म लिखते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले ना d निकाल देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं लगता और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट जो पैटर्न है उसके हिसाब से हो गया। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। अब इनमें वैल्यूज को पुट करो, कैसे, माइनस ऑफ b खुद नेगेटिव है इसलिए इसको माइनस ले करके इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, फिर ये हो गया प्लस माइनस √1, d कितना आया था 1 आया था, 1/2 इंटू a कितना है 3, तो 2 इंटू 3। ओके, सो इक्वल टू ये अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 7 प्लस माइनस 1, देखो √1 का मतलब 1 ही होता है, और नीचे हो गया 6। सो दिस इज इक्वल टू, देखो दो केसेस बन गए, इन्हीं को मैंने बोला था कि एक अल्फा और दूसरा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा मतलब 7 + 1, तो ये हो गया 8/6 एंड बीटा जो माइनस वाला लोगे तो 7 - 1 6, ये रहा 6/6। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये काटो इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 3। सो ये आंसर आ गया 4/3 कॉमा ये तो पूरा ही कट गया, तो ये हो गया 1। अब चेक करो जो मैंने आंसर ऊपर लिखा हुआ है, देखो x इक्वल टू 1 एंड 4/3 यहाँ पे और यहाँ पे देखो x इक्वल टू 4/3 कॉमा 1, तो दोनों ही आंसर्स सेम है। तो ये दोनों मेथड तुम्हें समझ में आया। जब पेपर में आएगा कि सॉल्व क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो मैंने पहले बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट करके उससे करेंगे, और जब लिखा होगा फॉर्मूला मेथड तो हमें ये करना है, फॉर्मूला मेथड से करना है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अभी और करने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अब दूसरे टाइप का सम करते हैं जिसमें फ्रैक्शन दिया होगा। तो अगर फ्रैक्शन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर तुम फ्रैक्शन में ही ए बी सी को सिलेक्ट करोगे और करते रहोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी एक भी फ्रैक्शन हो या 2 हो या 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन फ्रैक्शंस को तुम पहले हटा दो। कैसे हटाते हैं, एलसीएम लेकर के उसको हटा दो, और जब वो फ्रैक्शन हट जाए उसके बाद तुम सॉल्व करना शुरू करो, अभी जो मेथड बताया था। ठीक है, तो अब हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से करेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग वाला मेथड तो पहले का है, वैसे भी मैंने बता दिया क्योंकि कभी कभार वो आ जाता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ओके, चलो तो कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता है तो जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेशनल नंबर के टर्म में आता है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, मान लो 8 आ जाता है, 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो जो सोल्यूशन आएगा वो इरेशनल फॉर्म में आएगा। तो इसलिए वो इरेशनल फॉर्म भी बताना जरूरी है। चलो कोई भी क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, जैसे सॉल्व 5x² माइनस 3/2x और -3 इज इक्वल टू 0।
अब ये मैंने एक रैंडम मैंने कोई भी इक्वेशन ले लिया है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ये फ्रैक्शन में देखो एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, तो अगर वैसे इसी फॉर्म में अगर तुम ए बी सी को सिलेक्ट करोगे तो ये a इक्वल टू 5 हुआ, b इक्वल टू -3/2 हुआ और c इक्वल टू -3 हुआ। तो जब d निकालोगे तो फ्रैक्शन आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, कभी एलसीएम लेने में अगर गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन होता है ना तो हमें क्या करना है, उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 है तो तुम क्या करो, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हम अगर दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें तो उसका आंसर सेम ही रहता है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो देखो ये 5 है, वो क्या बन जाएगा 10x², ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो अब पहले वाला फॉर्म में आ गया, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल वो आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे तुम चलो सेलेक्ट करो ए बी सी वगैरह। सो हियर a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -6। ओके, अब हमें d निकालना है। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू b² -4ac। यहीं पे कैलकुलेट करना शुरू करो, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 10 इंटू -6, कितना आंसर आया 9। ये देखो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ग्रुपिंग करना सीखो। 6 इंटू 4 पहले करो 24, क्योंकि उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको लिख के तो करने की जरूरत है नहीं, एक जीरो लास्ट में लगा दो तो ये हो जाएगा 240। तो ये कितना हो गया 249। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0, सो रियल एंड, तो रूट्स क्या होगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट तो हुआ, लेकिन ये 249 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल फॉर्म में आएगा। कैसे आता है वो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, -b प्लस माइनस √d/2a। अब चलो इसकी वैल्यूज को पुट करो, -b यानी कि माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √249 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है 10, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस √249 डिवाइड बाई 20। तो ये x के आंसर्स हैं, मतलब इसमें दो आंसर्स हैं, देयरफॉर मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, एक आंसर है 3 प्लस √249 बाई 20 और दूसरा आंसर है 3 माइनस √249 बाई 20। ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें एक दो चीज मैं और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो ये तो हो गया आंसर। अब कुछ नोटिस करने वाली चीजें देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल आएगा। अब इरेशनल का एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा, जब हमें दिया होता है कि दो रूट्स ये हैं और ये किस क्वाड्रेटिक के हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। दोनों में छोटा सा फर्क है, बस राइट साइड में इक्वल टू 0 लिख दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और अगर इक्वल टू नहीं लिखते हो 0 या इक्वल टू एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसे नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ओके, तो अभी जो ये दो आंसर्स आ रहे हैं इनमें से एक अल्फा है कोई सा भी और दूसरा हमारा बीटा हो गया। अब इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जब इरेशनल रूट्स होता है ना, ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, इरेशनल रूट्स, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कि जब इरेशनल रूट्स आते हैं ना तो हमेशा पेयर के फॉर्म में आता है। जैसे देखो 3 प्लस √249, तो यहाँ पे 3 माइनस √249। ये जब तुम्हें रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन बनाने होंगे वहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर मैं तुम्हें कभी बोलूँ कि एक इक्वेशन ढूंढो जिसका एक रूट 2 प्लस √3 है,
तो तुम्हें तुरंत ये जो इरेशनल रूट्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ओके, तो दूसरा रूट तुरंत 2 माइनस रूट 3 तुम्हें अपने आप लिखना है। ओके, सो ये इरेशनल रूट्स के हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जो इरेशनल रूट्स है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये हो गया जब d ग्रेटर दैन 0 आए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और टाइप देखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है, और प्योर क्वाड्रेटिक हम किसको बोलते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका अगला टाइप भी मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो सॉल्व ऐसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक कैसे हो गया, इसमें तो 3 टर्म है ही नहीं। बट इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्यों बोलते हैं, अच्छा क्वाड्रेटिक इसलिए है कि इसमें x का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, भले x का डिग्री 1 टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये जब वो बीच वाला टर्म नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें वो पूरा लंबा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 50 है, तो कोई भी अगर इक्वेशन किसी नंबर से दोनों साइड डिवाइड करने के बाद अगर वो छोटा हो रहा है, उसके नंबर छोटा हो जा रहा है, तो हमें वो पहले करना चाहिए। तो देखो ये 2 से ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखो छोटा हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर तुम डी वाले मेथड से यानी कि फॉर्मूला मेथड से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन हमें उतना लंबा क्यों जाना है। इसे तुम फैक्टर कर लो, जो मिडिल टर्म स्प्लिट था वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिग्री 1 टर्म नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड है ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ये फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये पता है ना। चलो यहाँ पे a² माइनस b², तो एक लाइन मैं और लिख देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इम्प्लाइज x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5। देखो बताया था ना कि जब 2 या 3 या जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर आंसर 0 है तो उनमें से कोई सा भी एक की वैल्यू, एक फैक्टर की वैल्यू अगर 0 है और बाकियों की 0 नहीं है तो भी जो उसका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो इसलिए हम एक एक करके जितने भी फैक्टर्स हैं सबको 0 पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो व्हेन दिस इज 0 यानी कि व्हेन x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5 आएगा, और जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। देखो ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि इसको डी मेथड से भी करके आंसर मैं तुम्हें वेरीफाई करके दूं, तो ये डी मेथड से भी हो जाएगा। देखो डी मेथड से अगर तुम करोगे मेथड 2, ये हो गया मेथड 1, मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या है, देखो x² माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, इसमें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, क्योंकि x का जो डिग्री 1 टर्म है इसमें है ही नहीं, तो b इक्वल टू 0 है, और c इज इक्वल टू देखो 25 माइनस 25, तो c इक्वल टू माइनस 25 है। देयरफॉर d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर करो या क्यूब करो, जो भी करो 0 ही आएगा। माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और इंटू सी कितना है माइनस 25। कितना आ गया आंसर इसका, 0 प्लस 100 यानी कि 100। ये किसका आंसर है, डी का आंसर है। अब क्या करना है तुम्हें, डी निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब इनमें सारी वैल्यूज को पुट कर दो। ये देखो b तो 0 ही है ना, तो 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 100 और बाई 2 इंटू a, तो बस 2 हो गया। ठीक है, अब 100 का रूट क्या होता है 10, तो ये हो गया देखो 0 प्लस 10 एंड 0 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक बार 10 और कॉमा माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो एक बार 10 डिवाइड बाई 2 हो गया और एक बार माइनस 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, 10 बाई 2 5 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस
5। चेक करो आंसर सेम है कि नहीं है, x इक्वल टू 5 एंड -5, यहाँ भी x इक्वल टू 5 एंड -5। ठीक है, तो ये था हमारा प्योर क्वाड्रेटिक। कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फिर वो सोचते हैं कि क्वाड्रेटिक मेथड से अगर मैं करूँ तो इसमें b का टर्म कहाँ है, तो वो गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर सबसे पहला काम करना है कि अगर कोई नंबर इनमें कॉमन है तो तुम पहले ओवरऑल डिवाइड करके इक्वेशन को सिंपलर बनाओ, और सिंपलर बनाने के बाद फिर उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ या जो मर्जी लगाओ। ठीक है, मतलब फैक्टर से ही हो जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक के मेथड से करना है तो ध्यान रखना b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो फिर वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी बचा हुआ पार्ट हम अगले सेशन में करते हैं। चलो तब तक के लिए ये वीडियो अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलो थैंक्स।